हेलो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अब नया टॉपिक स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। इससे पहले का मैंने पूरा करा दिया था। इसके बाद अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका जो रोटर होता है, रोटर की जो करंट होगी उसको लिमिट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं टू लिमिट और कंट्रोल द स्टार्टिंग करंट। ओके, देखो हमारे पास जो रोटर करंट का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, रोटर करंट I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन R2 प्लस JX2। देखो एट स्टार्टिंग स्लिप जो होती है वो 1 होती है। स्लिप 1 होने से क्या होगा, आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा होगी। ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो क्या होगा, ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होने की वजह से आपका रोटर करंट ज़्यादा हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं, आपको पता है जो रोटर करंट हो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E2, ये प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, और आपका जो फ्लक्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज V के। अगर आपने स्टार्टिंग में डायरेक्ट वोल्टेज दे दिया तो V इंक्रीज होने से ज़्यादा फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो E2 इंक्रीज होगी, E2 इंक्रीज होने से E2 इंक्रीज होगी तो आपकी जो रोटर करंट है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। रोटर करंट इंक्रीज होने पर आपका क्या होगा, मोटर की वाइंडिंग जल सकती है, मोटर का इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो सकता है, इंसुलेशन खराब हो सकता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई हो जाएगा। स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने के कारण मोटर के ऊपर जो भी लोड होगा उसको खतरा हो जाएगा, आपका लोड जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम देखें तो आई इंक्रीज हो जाती है, तो एट स्टार्टिंग जो आपकी रोटर करंट होती है वो लगभग शॉर्ट सर्किट करंट के इक्वल होती है, ISC के इक्वल होती है। मतलब ये कितना होती है, ये होती है 7 to 8 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट। ये रेटेड करंट का अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 टाइम्स होती है। ठीक है, अब इसमें अब जब ये ज़्यादा है, अब आपको पता है जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है TST, ये प्रोपोर्शनल होता है E2 I2 cos phi 2 के। तो I2 ज़्यादा होने से आपका वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा, लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिससे हमारा लोड में बी डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इस स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार्टर्स यूज़ करते हैं टू कंट्रोल I2। ओके, अब इसको कंट्रोल करने के हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स हैं हमारे पास। अब हम उन मेथड्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कितने मेथड्स होते हैं। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग मेथड्स होते हैं इंडक्शन मोटर में वो होते हैं 5। पहला होता है हमारा DOL, दैट इज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड। दूसरा होता है आपका स्टेटर रेजिस्टेंस, और हम बोल सकते हैं रिएक्टेंस स्टार्टिंग मेथड। मतलब आप क्या करते हैं, स्टार्टर में जो आपका स्टेटर होता है, स्टेटर में रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस ऐड करके हम कंट्रोल करते हैं अपनी स्टार्टिंग करंट को। फिर तीसरा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, नेक्स्ट होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, और 5 आपका होता है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। ठीक है, ये जो मेथड होता है ये आप स्क्वायरल केज मोटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप यूज़ करते हैं स्लिप रिंग
या फिर आप बोलते हैं उसको वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, वहाँ यूज़ करते हैं। आप इसको स्क्वायरल केज के लिए यूज़ नहीं कर सकते। किसके लिए? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए ये यूज़ नहीं होता है। दिस इज़ ओनली यूज्ड फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और जो आपका डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड होता है, दिस इज़ ओनली यूज्ड फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब हम एक एक करके इन मेथड्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला जो हमारा मेथड है वो है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का डायग्राम मैंने पहले से बना दिया था, क्योंकि वीडियो में बना पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इतना ज़रूरी भी नहीं होता इसका डायग्राम, बस आपको पता होना चाहिए क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, तो देखो आपके पास ये एक डायरेक्ट ऑनलाइन इंडक्शन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड है आपका। तो इसमें आपके पास ये एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है। हम एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। ओके, तो इसमें क्या होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में, ऊपर से देखते हैं हमारे पास क्या क्या होगा। 3 फेज सप्लाई हमने दिया हुआ है, ये हमारे फ्यूज़ लगे हुए हैं। फ्यूज़ का काम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन का, कि जब भी मोटर में एक्सेस करंट आएगी, एक रेटेड करंट से ज़्यादा करंट आ जाएगी, शॉर्ट सर्किट करंट आएगी, तो ये फ्यूज़ ब्लो हो जाएंगे, फ्यूज़ जल जाएंगे, जिससे हमारा सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रोटेक्शन होती है इसमें, थर्मल ओवरलोड रिले। ये क्या होती हैं? ये बाई मेटल होती हैं, बाई मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं, बाई मेटलिक स्ट्रिप्स इनको बोलते हैं। इनका क्या होगा? थर्मल एक्सपेंशन होगा, जिससे ये मेल्ट हो जाएंगी और सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, जैसे फ्यूज़ है। तो ये दोनों जो फ्यूज़ हो गया है, या फिर आपकी थर्मल ओवरलोड रिले बोलते हैं आप इनको, ये दोनों ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए होती है। ओवरलोड में क्या करता है, जैसे मोटर पे लोड बढ़ता है तो मोटर क्या करती है, ह्यूज करंट ड्रॉ कर लेती है। ज़्यादा करंट ड्रॉ करने के कारण आपके मोटर में भी बर्न। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास ये मैग्नेटिक कॉइल रखी हुई है, इसको आप नो वोल्ट कॉइल भी बोलते हैं। नो वोल्ट कॉइल का मतलब क्या होता है, जैसे ही सप्लाई जाती है तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनसी, मतलब नॉर्मल क्लोज, और ये रहता है नॉर्मल ओपन, नॉर्मली ओपन। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये इसको हम बोलते हैं अंडर वोल्ट। सपोज सप्लाई चली गई, जैसे ही सप्लाई जाएगी ये नॉर्मली क्लोज जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएंगे। ओपन होंगे तो ये रिलीज हो जाएगी, आपके कॉन्टैक्ट्स को डिमैग्नेटाइज हो जाएगी और मोटर आपकी बंद हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि सप्लाई आने पे फिर से अगर ये डिस्कनेक्ट नहीं होगी तो सप्लाई आने पे मोटर स्टिल कंटिन्यू रहेगी, सप्लाई आई वापस से चल जाएगी, तो उससे मोटर जल सकती है या फिर मोटर का लोड डैमेज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये इसका स्टेटर है, ये रोटर है। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें नोट कर लेना आप लोग। जो आपका डायरेक्ट ऑनलाइन होता है DOL यूज फॉर, ये यूज होता है आपका 5 to 7 HP। 7 HP मतलब हॉर्स पावर रेटिंग मशीन्स के लिए यूज होता है। जिन मशीन की रेटिंग 5 to 7 HP होती है उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। और एक चीज़ और है कि जो आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, ये मोटर की वोल्टेज को रिड्यूस नहीं करता है, कहीं भी मोटर में वोल्टेज रिड्यूस नहीं है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट पुश और पुश ऑफ बटन की हेल्प से आप मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होती है मोटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में स्टार्टिंग वोल्टेज रिड्यूस्ड नहीं होती है, डायरेक्टली ये रिड्यूस नहीं होती। ये क्या होता है, यह मोटर को पुश ऑन पुश ऑफ स्विच की हेल्प से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। ठीक है, डायरेक्टली मोटर कनेक्ट होता है इसमें। और क्या होता है,
दिस इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल फेज मोटर, ये सुटेबल होती है। लेकिन हमने यहाँ 3 फेज के लिए पढ़ा है, 3 फेज के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन 3 फेज के लिए मोटर के लिए ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि वोल्टेज रिड्यूस नहीं होती है, ज़्यादा रेटिंग की मशीन होती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, हम 2 प्रोटेक्शन यूज करते हैं, 2 प्रोटेक्शंस। कौन कौन सी प्रोटेक्शंस थी? नंबर ए जो थी आपकी, आपने बोला था ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन में आपके पास कौन कौन सी होगी आपकी, हम यूज करते हैं बायोमेटेलिक, मेटेलिक स्ट्रिप, और दूसरा हम इसमें यूज करते हैं फ्यूज। तीसरा आता है आपके पास अंडर लोड प्रोटेक्शन, अंडर लोड, या फिर हम बोल सकते हैं इसको नो वोल्ट रिलीज। तो इस नो वोल्ट रिलीज में हम क्या यूज करते हैं, नो वोल्ट रिलीज कॉइल यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। आपका नेक्स्ट टाइप जो होगा वो है स्टेटर रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस, रेजिस्टर या फिर रिएक्टेंस स्टार्टिंग। देखो इसमें क्या होता है, ये आपके पास स्टार्टर है, सॉरी स्टेटर है। तो आपने क्या किया, यहाँ इस स्टेटर को, दिस इज स्टेटर। ठीक है, इस स्टेटर में क्या होगा, आप यहाँ पे स्टार्टिंग के टाइम इसको किसी एक रजिस्टर से या फिर इस रजिस्टर की जगह कोई एक रिएक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही तीनों फेज के स्टार्ट सीरीज में हम क्या करेंगे, रजिस्टर या फिर स्टेटर लग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इधर ये इसका वही रोटर है। तो इसमें क्या होगा, जब आपके पास यहाँ पे आपने वोल्टेज लगाया तो ये वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे जो आपने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया था मोटर पे, ये वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। मोटर को वोल्टेज रिड्यूस होगा तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा रोटर में E2, ये रिड्यूस हो जाएगा, और रोटर की जो करंट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जब रोटर करंट रिड्यूस हो जाएगी तो इसमें क्या होता है, आगे देखते हैं, इसके कैलकुलेशंस पे चलते हैं हम, क्या कहता है इसका कैलकुलेशंस। ठीक है, वहाँ से क्लियर होगा क्या है। देखो आपको पता है, जो आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क का जो रिलेशन होता है, वो इक्वेशन क्या थी, TST प्रोपोर्शनल टू 60/2π/NS इंटू रोटर कॉपर लॉस। तो आप बोल सकते हैं TST प्रोपोर्शनल टू 60/2π/NS इंटू रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, IST² इंटू R2। तो अब यहाँ से क्या आया कि जो आपका T स्टार्टिंग है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग करंट के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो स्टार्टिंग में स्लिप तो 1 होती है, स्लिप 0 होने के कारण आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम बात करें स्टार्टिंग टॉर्क के बाद फुल लोड टॉर्क की, तो फुल लोड टॉर्क भी होता है 60/2π/NS इंटू, देखो फॉर्मूला होता है इंटू पावर। जो आप, अब ये पावर कौन सी होती है, इसको हम बोलते हैं एयर गैप पावर। ठीक है, तो आपको पता है जो आपके रोटर कॉपर लॉस होते हैं, रोटर कॉपर लॉस जो होगा वो होगा स्लिप टाइम्स ऑफ एयर गैप
पावर। तो यहाँ से आप एयर गैप पावर निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं। तो आपके पास TFL प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 60/2π/NS इंटू रोटर कॉपर लॉस अपॉन SFL, दैट इज फुल लोड स्लिप। तो हम इसको लिख सकते हैं TFL प्रोपोर्शनल टू 60/2π/NS इंटू IFL स्क्वायर इंटू R2/SFL। ओके, अब देखो अगर हम यहाँ से TFL देखें तो TFL किसके प्रोपोर्शनल हो गया, IFL स्क्वायर अपॉन SFL के। तो अगर हम इस इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन 1। हम अगर इन दोनों इक्वेशंस का रेशो कैलकुलेट करें दैट इज TST/TFL, हम एक रेशो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, दिस रेशो इज इक्वल टू, इस रेशो को चलो ये डायग्राम नोट कर लेना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आगे। तो अगर हम बोले T starting/TFL प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलेंगे, अगर हम बोले IST स्क्वायर और TFL कितना था, IFL स्क्वायर अपॉन SFL, तो ये रेशो आ जाएगा TST/TFL इज इक्वल टू IST/IFL स्क्वायर इंटू SFL। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन। अगर स्टार्टर से न्यूमेरिकल आता है तो वो इसी फॉर्मूले पे आएगा। आपको स्टार्टिंग करंट देगा, फुल लोड करंट देगा, स्लिप दे देगा, पूछ लेगा रेशो क्या है या फुल लोड टॉर्क कितना होगा या स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो हम इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं कि अगर हम चाहेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर TST/TFL, अगर x ये जो आपकी IST है ये x के फैक्टर में रिड्यूस हो इंटू SFL, ऐसे भी आता है कि एक फैक्टर दे देता है कि इतने फैक्टर से रिड्यूस होता है। तो जो आपका TST/TFL होगा ये हो जाएगा x स्क्वायर IST/IFL का होल स्क्वायर इंटू SFL। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये याद रखना। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन JB गुप्ता में गिवन है, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी में लिख देता हूँ, आप वो नोट बना लेंगे, उनको नोट कर लेना। ठीक है, तो क्या है, देखो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्मॉल रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस कनेक्ट इन सीरीज विद स्टेटर के सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, इसको कनेक्ट करने से हमारा क्या होगा, नंबर 2 जब हम कनेक्ट करेंगे जो स्टार्टिंग वोल्टेज अक्रॉस स्टेटर रिड्यूस्ड, ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिससे आपका क्या होगा, स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाएगा, स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाएगा। स्टार्टिंग करंट ही तो हमें रिड्यूस करनी थी, तो इस तरह से ये रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन देखो हम बोलते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस हमारा लो कॉस्ट होता है, लेकिन इसको यूज करने से आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे इस मशीन में, लॉसेस बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी आपकी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो जहाँ एफिशिएंसी कंसर्न होता है वहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं करते। नंबर 4 जो आपका रिएक्टेंस होता है दैट इज इंडक्टर्स, ये आपके एक्सपेंसिव तो होते हैं, एक्सपेंसिव भी होगा, बल्कि भी होगा, भारी होगा मतलब बल्कि होगा, और बल्कि तो होगा लेकिन इसमें क्या होंगे, आपके लॉसेस नहीं होंगे, ये एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट होता है, इसको यूज़ करना।
लेकिन इसके कारण हमारा क्या होगा, जो पावर फैक्टर होगा मोटर का वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम इन मेथड्स को यूज़ कर लेते हैं, चाहे हम रेजिस्टेंस लगाएं चाहे हम रिएक्टेंस लगाएं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपना एक नेक्स्ट मेथड है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ओके, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर नंबर 3। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में क्या होता है, आपके पास ये एक इंडक्शन मोटर है, ठीक है, ये आपके पास एक स्टार्टर ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर में आपको पता है टेपिंग्स होती हैं, दीज आर टेपिंग्स। और ये आपके पास यहाँ पे इंडक्शन मोटर का ये इंडक्शन मोटर का स्टेटर है। तो ये आप इसको स्टेटर को ऑटो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं टेपिंग्स की वजह से। टेपिंग, अब टेपिंग जो होगी यहाँ पे जो ये है आपका, इधर हम देंगे 3 फेज सप्लाई। तो इंडक्शन मोटर जो है आपका दिस इज स्टेटर और ये आपका रोटर होता है। दिस इज रोटर। तो यहाँ पे जो आपका E2 होता है रोटर में, अब जब आपने यहाँ से सपोज टेपिंग करी X% पे, वोल्टेज को X% तक रिड्यूस कर दिया, तो जो वोल्टेज होगी वो कितनी मिलेगी आपको, XV मिलेगी, जिससे हमारा ये भी X टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ये X टाइम्स रिड्यूस होगा तो आपकी I2 भी X टाइम रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एडजस्टेबल टेपिंग की हेल्प से मोटर के स्टेटर पर रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई की जाती है। आप क्या करते हैं, रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, X%, अगर आपकी टेपिंग X% है, X% टेपिंग के करने पर वोल्टेज करंट X टाइम आपका क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, अब देखो इसमें आपको पता है, हम देखते हैं यहाँ पे, देखो अगर आपके पास वोल्टेज है V इंटू IL, तो इसमें हम क्या करते हैं, X टाइम्स ऑफ V को रिड्यूस करते हैं और X टाइम्स ऑफ IL को रिड्यूस कर देते हैं। IL बोले तो स्टार्टिंग करंट बोल सकते हैं, IST लिख लो इसको। ठीक है, तो अगर हम लाइन करंट देखें तो IL कितनी हो जाती है, वो X² टाइम्स ऑफ IST हो जाती है। तो बाकी फॉर्मूला इसका सेम रहता है, TST अपॉन TFL इज इक्वल टू X² टाइम्स ऑफ IST अपॉन ISFL का होल स्क्वायर इंटू SFL, फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है, तो ये है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के थोड़ी सी देखो क्या होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपको रिक्वायरमेंट है तो ये सिस्टम क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपका एक्सपेंसिव होता है। तो हम बोल सकते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर लार्ज रेटिंग मशीन्स के लिए यूज किया जाता है। ओके,
लार्ज मोटर के लिए यूज करते हैं। कब? व्हेन एफिशिएंसी कंसर्न इज बिग, जब आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तब आप इसको यूज़ करते हैं। बाकी आपको पता है एक्सपेंसिव मेथड है, क्यों? आपको अलग से ट्रांसफॉर्मर चाहिए, तो इसको अवॉइड करते हैं छोटी मशीन के लिए। नेक्स्ट है आपका, बस यही है, ठीक है। आप इसको यहाँ तक, अब बाकी के नेक्स्ट जो है आपके मेथड्स हैं, बचे हुए 2 मेथड्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।